अगले मैं बिंदु पे आता हूं और मैं राजेश जी से शुरू करता हूं। राजेश जी, हर पार्टी का एक रोल मॉडल होता है जिसके पीछे पार्टी जीत की संभावनाएं तलाशती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय योगी मोदी के नाम पर चल रही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों का जो एक रैलियां हुई हैं या इनका जो चेहरा है, इनके प्रत्याशी के लिए कितना लाभकारी है, कितना बढ़त दिलाता है, किसको कितनी बढ़त दिलाता है, आप थोड़ा संक्षेप में बताइए। अब हम उस फेज में प्रवेश कर रहे हैं जब हम जातिवाद पर आ जाएंगे। चुनाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जाति भी है, और वो जब हमें दिखाई देता है। परसों मेरे यहाँ एक कबाड़ी घर से कबाड़ा लेने आया, जो कुछ कबाड़ इकट्ठा हो गया था। वो मुस्लिम व्यक्ति था, दादरी के किदवई नगर का रहने वाला। उससे मैंने पूछा कि तुम्हारी वोट कहाँ जा रही? बोला जी हमारी वोट तो साइकिल पर जा रही। मैं कहा सबकी? तुम्हारे यहाँ नई आबादी है, बड़ा मुस्लिम मोहल्ला है। बोले जी सबकी वोट जो है वो साइकिल पर जा रही है, जीते या हारे हमें पता है कि महेश शर्मा जीत रहे। अब आप बताइए कि किसके आने से क्या असर पड़ रहा है। संक्षिप्त में मैंने अपनी बात रख दी। असल जी इसी मुद्दे पर मैं आपके पास आता हूं, आप इस पर किस पार्टी और किस प्रत्याशी को कहाँ आंकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, हमने इसी मुद्दे पे पहले भी कहा था कि नेता बहुत आए हैं भाजपा के, रैलियां बहुत हुई हैं, लेकिन लोगों में उनको लेकर कोई उत्साह नहीं। अव्वल तो भाजपा का कार्यकर्ता कैडर ही उनको सुनने पहुंचा है, या फिर ये भी आरोप है कि 300-300 रुपए देके किराए लोगों के। को, हाँ, किराए के लोग लाए गए हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि कोई मतलब लोकल स्थानीय आदमी इस बात से खुश होके गया कि वहां मैं फला आदमी से मिलने जा रहा हूं, नेता को सुनने जा रहा हूं, तो ऐसी सूचना कहीं नहीं। इस बात के वीडियो कल राजनाथ सिंह जी की सभा के बाद विपक्षी नेताओं ने खूब वायरल किए। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि नेताओं के आने से, बड़े चेहरों के आने से, मोदी या योगी के आने से, आप ये समझिए कि जो ब्रांड नेम है नेशनल लेवल पे मोदी जी का, उसका जो एक खास वर्ग में प्रभाव है, वो अपना चुपचाप बैठा हुआ है। उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो वोट डालने चला जाएगा तो बीजेपी को वोट दे देगा, या फिर वो अपने घर बैठ जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं कि मतदान कम होगा। दूसरी बात जो राजेश बैरागी जी ने कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जाति और धर्म के आधार पर एक डिवाइडेशन हो चुका है। वो हर चुनाव में हो रहा है। मुस्लिम समाज 80% जाति और धर्म का में अलग सेगमेंट है, सिर्फ थोड़ा रैली पर इनका रखिएगा शॉर्ट में, बाकी उन पे बात करते हैं। ठीक है, तो जो ये रैलियां हैं, इनसे मेरी नजर में किसी प्रत्याशी को कोई फायदा नहीं। चलिए इस पर मैं अपना पक्ष रखता हूं कि जहां तक रैलियों में पहुंचने वाली भीड़ का सवाल है, आधुनिक दौर में जो सोशल मीडिया का दौर है, उसने भी रैलियों की संख्या को बहुत हद तक कम किया है। लोग गर्मी के मौसम में या मौसम को देखते हुए या समय के अभाव को देखते हुए सोशल मीडिया का इस संबंध में बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। राजेश जी, हम और आशु जी पत्रकार हैं, पत्रकार होने के नाते हम भी शायद यही सोचकर रैलियों में नहीं गए हैं कि सोशल मीडिया पर हमें बाइट या फीड मिल जाएगी। जहां तक बड़े चेहरों के असर की बात है तो सॉरी, इस मामले में मैं भारतीय जनता पार्टी को एज देता हूं। योगी मोदी का चेहरा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की अपेक्षा स्थानीय मतदाताओं में एक क्लिक करता है। अगले मुद्दे पे बात करते हैं, प्रत्याशी का व्यक्तिगत व्यक्तित्व कितना प्रभाव डालता है। हालांकि सत्ताधारी पार्टियां एंटी इनकम्बेंसी के साथ हो सकती है, लेकिन ऐसा भी जरूर है कि उनसे कुछ लोग फेवरेबल भी विरोध कर रहे हैं, तो जो नए प्रत्याशी आए हैं उनका विरोध नहीं है, तो उनका समर्थन भी बहुत ज्यादा देर से लोगों ने नहीं किया है। तो व्यक्तिगत आधार पर आप प्रत्याशियों को कहां रखते हैं, राजेश जी? देखिए, जो सत्ताधारी
पार्टी का प्रत्याशी होता है और वो भी सांसद हो या विधायक हो और उसे पुनः टिकट मिल गया, तो उसके साथ दोनों ही बातें भरपूर रूप से जुड़ी होती हैं कि उसका विरोध भी पर्याप्त हो सकता है और उसके समर्थक भी, क्योंकि वो उनको उपकृत किए हुए होता है, उसमें सत्ता की ताकत होती है। वो कामों को हम उसे जिम्मेदार भी मानते हैं, उसे दोषी भी मानते हैं। इसलिए उससे उपकृत लोगों की संख्या तो विपक्ष के मुकाबले ज्यादा होगी। उसके पास संसाधनों की भी मात्रा ज्यादा होगी, उसके विरोधी भी ज्यादा होंगे, उसके समर्थक भी ज्यादा होंगे। इस लोकसभा सीट पर तो मजे की बात यह है कि बाकी दोनों प्रत्याशी तो बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे उन्होंने जन्म लिया, उनका नाम भी रखा गया, उनका नामकरण संस्कार हुआ, उनका नामांकन नहीं हुआ, नामकरण संस्कार में, हाँ, उन्हें बताया गया कि कोई पैदा हो गया है, अब आप इसके बारे में विचार लगा लीजिए कि पूत के पांव पालने में देखने हैं कि बड़े होकर ही देखने हैं, मतलब इस तरह का जो विचार रहा है हो जाती है फिर हैं। हाँ, तो उनके उनके ना समर्थक हैं, ना संगठन है, ना उनके पास मुद्दे हैं। वो महेश शर्मा को इसलिए कोस रहे हैं कि इन्होंने फ्लैट बायर्स की समस्या का समाधान नहीं किया, इन्होंने फलाना नहीं किया, देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ गई है, कुछ ऐसे मुद्दे भी जिनके बारे में अगर उनसे बातें करने लगो तो वो उसका जवाब खुद नहीं दे पाएंगे कि वो ऐसा मुद्दा बोल क्यों रहे। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा के पास भी मोदी की उपलब्धि गिनाने के अलावा कोई उपलब्धि नहीं। ये भी एक कि वो जब सभाओं में जहां भी आप उनके भाषण उठाकर देख लीजिए इन 18 दिनों पे, उससे पहले की बात छोड़ो, वो मोदी और योगी के नाम पर चुनाव लड़े, जबकि एमपी इतनी बड़ी क्षमता के साथ होता है कि उसकी अपनी उपलब्धियां भी इस प्रकार की हो सकती है जिनके अकेले के दम पर हम तो कह देखते हैं कि निर्दलीय भी चुनाव जीत राजेश जी, जाते हैं। योगी मोदी का जिक्र हमने इससे पहले सेगमेंट में किया, सिर्फ व्यक्तिगत व्यक्तित्व के आधार पर इनका आकलन कीजिएगा। देखिए सिर्फ किसी खांचे में किसी की चर्चा नहीं हो सकती, खांचे से बाहर तो चर्चा जाएगी। मैं ये योगी बताने मोदी की अभी हमने की है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे विपक्षी पार्टियों के अपने चेहरे कुछ नहीं है, उनका नामकरण हुआ, मैंने जो शब्द दिया कि नामकरण हुआ, उन्हें लोगों ने देखा भी नहीं है, पूरी लोकसभा क्षेत्र में वो घूम भी नहीं पाए हैं। और चूंकि बिल्कुल नए थे, महेश शर्मा के साथ ये मतलब अच्छा है कि वो 2 बार से सांसद हैं, लोकप्रिय हैं, जनता उन्हें जानती है, वो पहचान के मोहताज नहीं है, संसाधनों के मोहताज नहीं है, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं। ये सब चीजें उनके उसमें जाती हैं तो उनका व्यक्तित्व भी औरों से बड़ा हो जाता है, बाकियों का व्यक्तित्व है ही नहीं। लेकिन जब चुनाव लड़ते तो उस समय उपलब्धियों की बात होती है या नाकामियों की बात, मैं ये कह रहा हूं। चलिए, इसी मतलब आप कह रहे हैं कि इस मामले में थोड़ा एक भले ही विरोध है, आप देते हैं भाजपा को। डेफिनेटली नहीं, जीत तो वही रहे, जीत तो वही रहे। हार जीत की नहीं है, अभी हम हार जीत का कंक्लूजन ही नहीं कर रहे हैं, वो कंक्लूजन ही नहीं है अभी हमारा। आशु जी, जी क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रहा हूं कि व्यक्तिगत व्यक्तित्व और व्यक्तिगत आधार पर जनता के बीच बीएसपी उम्मीदवार, एसपी उम्मीदवार और बीजेपी उम्मीदवार को आप कहां आते हैं? देखिए, तीनों उम्मीदवारों को कहीं नहीं आंका जा सकता व्यक्तिगत आधार। उसका रीजन ये है कि बीते 5 वर्षों में व्यक्तिगत आधार पर ऐसी कोई उपलब्धि विपक्ष के नेताओं के पास तो इसलिए नहीं है कि उन्हें खुद नहीं पता था कि वो चुनाव लड़ेंगे। विडंबना यह है कि एक कांग्रेस का जिलाध्यक्ष और एक कांग्रेस के पूर्व नेता विधायक, दोनों एक समाजवादी पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं, एक बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे डॉक्टर महेश शर्मा ने इन 5 वर्षों, 2019 से मैं कह रहा हूं, इन 5 वर्षों में ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनको इस बात की एज दिया जा सके किसी के भी ऊपर
देखिए, आप कहेंगे वो सांसद हैं, उनको बैरागी जी ने कहा कि भाई उनको ये लोग जानते हैं, उनसे उपकृत होते हैं, उनका फायदा उनके लिए बोलने वाले लोग हैं, वो एक अलग बात। लेकिन एक आम आदमी के मन में उनको लेकर कोई आशा का भाव नहीं है। अगर आशा का भाव होता तो भाजपा में टिकट के दौरान इतनी दावेदारियां नहीं होती। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि जब जब ऑनेस्ट सर्वे हुए, अगर आप लोगों से ऑनेस्टली बात करेंगे तो पार्टी के कार्यकर्ता तक इस बात को लगातार कहते हैं कि हम भाजपा से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। आपको मैं याद दिलाऊं कि नेपोवा के अभिषेक कुमार ने मुझसे इंटरव्यू में ये वाली बात कही थी कि अगर डॉक्टर महेश शर्मा जी को अपना व्यक्तित्व देखना है या अपनी लोकप्रियता देखनी है तो एक बार वो बीजेपी के टिकट से उतरकर चुनाव लड़कर देखें। तो ये जो आप एज वाली बात कर रहे हैं, देखिए हर चीज में एज नहीं गिनी जा सकती। हर एक का अपना, हर एक को नापने का एक तरीका होता है। बंदर, घोड़ा और मछली, तीनों को आप एक पैरामीटर में नहीं नाप सकते कि नहीं भाई बंदर तो ज्यादा उछल सकता है, मछली पानी में रहेगी। तो ये जो पैरामीटर है नेताओं के साथ भी यही है कि लोकप्रियता के मामले में, या अगर हम ये माने कि व्यक्तिगत तौर पे, तो लोगों को यहां उनसे कोई उम्मीद नहीं है। आज भी लोगों ने ये कहा कि वो जीत जाएंगे, ना वो पहले 5 साल आए ना वो अगले 5 साल आए। चलिए, इसी मुद्दे पर मैं अपने विचार रखता हूं कि जो सत्ता में रहता है, जो विनिंग कैंडिडेट होता है पिछले 5 साल का, उसके ऊपर विकास के बातों को लेकर, जनता की महत्वाकांक्षाओं को लेकर, जनता की मांगों को लेकर पूरा न करने पर विरोध का सामना करना पड़ता है, जो डॉक्टर महेश शर्मा के साथ है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि उनका एक फॉलोइंग वर्ग है जो अच्छा खासा है, जो उनके समर्थन में खड़ा है। ऐसी स्थिति में जहां इस चुनाव को व्यक्तिगत आधार पर डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर जो सपा के उम्मीदवार हैं, एक मिनट रोक रहा हूं, मैं बाकी आपको बोलूंगा, मैं एक मिनट रोक। जो आपने ये कहा कि एक उनका किसी का भी नेता, आप ये देखिए कि ब्रजभूषण सिंह एक बहुत कद्दावर नेता, ठीक है, एक मिनट, उनके नाम पर लगातार वो थी, जैसे ही उन्हें उतारा गया आज वो कहीं नहीं। वसुंधरा राजे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस कड़ी में कल्याण सिंह, उमा भारती भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये इसके हम, हाँ, एक मिनट, मैं इस समय हम जो चर्चा कर रहा हूं टिकट मिलने के बाद, आप इंट्रो को देखिए, मैंने कहा था टिकट अनाउंस होने के बाद की परिस्थितियां। नहीं, आप देखिए जब आप व्यक्तिगत, हाँ, टिकट होता या ना होता वो हम चर्चा में फिर हमारा कैरेक्टर ही चेंज हो चुका होता। क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि जब चुनाव शुरू होगा तो जो दो उम्मीदवार हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सिंह सोलंकी और डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर, वह राजनीति की नई पारी शुरू कर रहे हैं, तो लिहाजा वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 बार के सिटिंग एमपी डॉक्टर महेश शर्मा के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं, कई कामों को न करने की बात कही जा रही है, निष्क्रियता की बात है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद जब वो चुनाव में जाएंगे तो उन 2 कैंडिडेटों की अपेक्षा वह कहीं आगे से शुरुआत करेंगे, क्योंकि वह उनके पास एक फॉलोइंग वर्ग है। जैसा राजेश जी पहले कह चुके हैं कि उनसे कुछ लोग लाभार्थी हो चुके हैं, और अपने काम निकलवाते रहे होंगे, तो एक एज तो यहाँ कम से कम चुनाव में तो मिलता है, ये मेरा मानना है।